हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट में टोटल 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीबीएसई के प्रिपरेशन में हमने नहीं करे थे क्योंकि वो सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं थे, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस का पार्ट है। तो मार्केटिंग चैप्टर के वो सारे टॉपिक्स हम प्रिपेयर करेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड एंड लर्न करेंगे ताकि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी से आंसर कर सके। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट दीज न्यू टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर मार्केटिंग। तो सबसे पहले बच्चों उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए आप अपने पास। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। These are the topics that we have to prepare। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज इसमें से कितने टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर पाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं जब हमने मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करा था। व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज मार्केटियर, व्हाट इज मार्केटिंग। तो उसी में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज एक्चुअली नॉट मार्केटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट सेलिंग इज नॉट मार्केटिंग, शॉपिंग इज नॉट मार्केटिंग, ओनली पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नॉट मार्केटिंग। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों के एक्चुअली मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है। यहां पर कंपैरिजन के लिए मैंने टेबुलर फॉर्म में एक चार्ट बना रखा है और डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। बहुत आसानी से समझ में आने वाला टॉपिक है। कॉन्सेप्ट की बेसिस पे स्कोप, फोकस, स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट, एम्फेसिस, स्ट्रेटेजी एंड द एम। सबसे पहले देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है सेलिंग का। कि सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्रिएट द प्रोडक्ट एंड देन सेल इट। मतलब सेलिंग में पहले प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, उसके बाद बेचा जाता है। लेकिन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है फाइंड आउट द वांट्स एंड देन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड देन सेल इट। तो इसका मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले कस्टमर्स की वांट्स और नीड्स उनको फाइंड आउट करना ऐड हो जाता है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है और फिर उस प्रोडक्ट को बेचकर कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। तो स्कोप अगर हम देखें तो डेफिनेटली सेलिंग का स्कोप जो है वो नैरो होता है क्योंकि सेलिंग मार्केटिंग का सिर्फ एक पार्ट है। सेलिंग इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर टू द बायर। लेकिन मार्केटिंग का स्कोप जो है वो बहुत वाइडर है। मार्केटिंग के स्कोप में फाइंडिंग आउट द वांट्स, डेवलपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द वांट्स, सेलिंग द प्रोडक्ट एंड आफ्टर सेल सर्विसेज सभी इंक्लूड होती हैं। तो मार्केटिंग इज अ मच वाइडर टर्म देन सेलिंग and selling is simply a part of marketing. Let's see the focus. फोकस अगर हम देखें तो सेलिंग में सिर्फ ट्रांसफर पर फोकस है, मतलब प्रोडक्ट को सेलर के पास से कस्टमर तक पहुंचाना, यही फोकस होता है। लेकिन मार्केटिंग में फोकस होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए यही मार्केटिंग का काम नहीं होता। कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करके हैप्पी एंड सेटिस्फाइड है और लॉन्ग रन में भी वो कंटिन्यूअसली उस प्रोडक्ट को परचेज करे, दैट इज द फोकस इन मार्केटिंग। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट देखते हैं जो अभी तक हमें काफी हद तक क्लियर हो गया है कि सेलिंग जो है वो प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है और जैसे ही सेल हो जाती है सेलिंग एंड हो जाती है। लेकिन मार्केटिंग जो है वो बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और सेल पर एंड नहीं होती। मार्केटिंग कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। क्योंकि अभी हमने मार्केटिंग के स्कोप में देखा कि मार्केटिंग में पहले नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, फिर उसे सेल किया जाता है और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी कंटिन्यू रहती हैं। तो डेफिनेटली मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट भी बिफोर प्रोडक्शन है और उसका एंड पॉइंट भी सेल नहीं है और वो सेल के बाद भी कंटिन्यू रहता है। एम्फेसिस की अगर बात करें तो सेलिंग में बेंडिंग द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे एम्फेसिस है प्रोडक्ट पर और कस्टमर्स को प्रोडक्ट के हिसाब से बेंड किया जाता है। लेकिन मार्केटिंग में बेंडिंग द सेलर और द प्रोड्यूसर एज पर द कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से प्रोड्यूसर या सेलर को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे फोकस है कस्टमर और सेलिंग में फोकस है प्रोडक्ट। तो सेलिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज होती है? ओनली प्रमोशन स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, क्योंकि सेलिंग में मेन एम्फेसिस होता है कि कस्टमर को कन्विंस करके उसे प्रोडक्ट बेच दिया जाए। तो सिर्फ प्रमोशन मिक्स पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन मार्केटिंग में सारे पीस, ऑल द 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे पीस पर फोकस किया जाता है। सो इट मीन्स सेलिंग के लिए सिर्फ प्रमोशन स्ट्रैटेजी काम आ जाती है, लेकिन मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोशन स्ट्रैटेजी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, ये सारी ही स्ट्रैटेजीज को मार्केटर को अडॉप्ट करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों, एम की बात करते हैं। तो सेलिंग में एम क्या होता है? दैट द सेलर हैज टू इंक्रीज द प्रॉफिट थ्रू सेल्स। लेकिन मार्केटिंग का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट्स हैज टू बी इंक्रीज बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नॉट ओनली थ्रू द सेल्स। तो बच्चों डिफरेंट बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, फोकस, एम्फेसिस, स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट, मेन एम, इन सारे कंपैरिजंस को हमने देख लिया है और हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो किसी भी एक पर्टिकुलर बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्ट्रेटेजी यूज। तो हमें बस क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सेलिंग एक छोटा सा पार्ट है ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज का, और सेलिंग के अलावा मार्केटिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, जो ऑलरेडी हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में कवर अप कर चुके हैं। Let's move on to the second topic in the chapter marketing, that is the type of products. तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आप ये क्लासिफिकेशन चार्ट देख लीजिए कि प्रोडक्ट्स को सबसे पहले हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? जो हम डायरेक्ट अल्टीमेटली जो कस्टमर्स परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, वो कहलाते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि मैन्युफैक्चरर्स या मिडिल मैन परचेज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। उसका सब क्लासिफिकेशन देखिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द डिफरेंट बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 3 तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल and the services. And on the basis of shopping efforts, again consumer products are divided into 3 categories: convenience products, shopping products and specialty products. इन सारे प्रोडक्ट्स के आप एग्जाम्पल्स और इनकी डेफिनेशंस लर्न कर लेंगे, सिर्फ इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। से फॉर एग्जांपल ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? जो कि हम लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? जो कि ड्यूरेबल नहीं होते, जल्दी से खराब हो जाते हैं और उनको जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है। और सर्विसेज में टेंजिबल प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, बल्कि जो सर्विसेज एक कस्टमर इस्तेमाल करता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज हो या कम्युनिकेशन हो, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, वेयर हाउसिंग हो, ये सारी सर्विसेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, बट दे कम अंडर द कैटेगरी of intangible services, not the tangible products. उसके अलावा अगर शॉपिंग एफर्ट्स के हिसाब से देखें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जहां पर शॉपिंग करने में बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कस्टमर्स को और वो बहुत ही मिनिमम टाइम में उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। जैसे जो डे टू डे यूज की आइटम्स होती हैं, ब्रेड हो गई, बटर हो गया, ईटेबल्स हो गए, हम ज्यादा दिमाग और टाइम एंड एफर्ट्स नहीं लगाते, बस वो प्रोडक्ट्स हमारी रोज की जरूरत के होते हैं और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम उसको खरीद लेते हैं। लेकिन जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिटिल मोर टाइम स्पेंड करते हैं कस्टमर्स। जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को ऐसा नहीं होता कि घर से निकले और जाकर बाजार से 1 घंटे में, आधे घंटे में खरीद कर ले आए।
थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है और क्योंकि उसे हम लंबे समय के लिए परचेज करते हैं, तो एक बार हम डिसीजन ले लें तो आसानी से उस डिसीजन को बदल नहीं सकते। तो जब हम शॉपिंग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा टाइम एंड एफर्ट लगाकर हम उन्हें खरीदें, ताकि हम सही डिसीजन ले सकें और लंबे समय के लिए बिना परेशानी के उसको इस्तेमाल कर सकें। और उसके अलावा होते हैं कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गई, कोई एंटीक आइटम्स हो गई, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, पेंटिंग्स हो गई, वॉल हैंगिंग्स हो गई, या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया जो यूनिक नेचर का है, तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगाकर, मैक्सिमम टाइम लगाकर कस्टमर डिसीजन लेता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में। कभी कभी तो बहुत दूर जाकर कस्टमर को वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को कहते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है: मटेरियल पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड द सप्लाईज एंड द सर्विसेज। फिर उसके बाद मटेरियल पार्ट्स को भी मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है: रॉ मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। रॉ मटेरियल्स में क्या आ जाते हैं, मतलब जो मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर इस्तेमाल करेगा अपने फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा आ जाता है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, मतलब कुछ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी अपनी असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो मटेरियल्स एंड पार्ट्स है, पहले उन्हें 2 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड करा। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल में भी 2 तरह के रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं: फार्म प्रोडक्ट्स एंड द नेचुरल प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स में हो गए शुगर केन हो गया, या फिर एग्रीकल्चरल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हो गए। और नेचुरल प्रोडक्ट्स में जो नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सब नेचुरल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: कंपोनेंट मटेरियल्स एंड द कंपोनेंट पार्ट्स। कंपोनेंट मटेरियल्स कैसे हो गए, जैसे प्लास्टिक हो गई, आयरन हो गई, ये सब मटेरियल के फॉर्म में है। लेकिन कंपोनेंट पार्ट्स क्या हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, या टायर्स हो गए, या पेन हो गया। तो जो चीजें प्लास्टिक से, आयरन से बनी हुई है वो कंपोनेंट पार्ट्स में आ जाएंगी। देन कम टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दैट इज द कैपिटल आइटम्स, जिसको 2 कैटेगरीज में मैंने सब क्लासिफाई करा है: इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट्स। तो जो चीजें इंस्टॉल की जाती है, मशीन्स हो गए, कंप्यूटर फ्रेमवर्क हो गया, एलिवेटर्स हो गए, तो वो सब आ जाते हैं इंस्टॉलेशंस में। और इक्विपमेंट्स में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मशीन्स हो गई, टूल्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए। तो जो एक्चुअली इक्विपमेंट्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, दे कम अंडर इक्विपमेंट्स। उसके बाद लास्ट कैटेगरी होती है सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सप्लाईज एंड सर्विसेज हैं उसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे पेन्स हो गए, लूज टूल्स हो गए, तो वो सब आ जाएंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। और ऑपरेटिंग सप्लाईज मतलब मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए लुब्रिकेंट्स चाहिए, इंजन ऑयल्स चाहिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम किस में लेंगे, ऑपरेटिंग सप्लाईज में लेंगे। तो ये पूरा का पूरा बच्चों क्लासिफिकेशन चार्ट और इसके एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं कि इन सारे प्रोडक्ट्स में से कौन सा नॉन ड्यूरेबल है, कौन सा ड्यूरेबल है, कौन सा कैपिटल गुड्स है, कौन सा ऑपरेटिंग सप्लाईज है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन और उसके एग्जांपल्स आप याद रख लेंगे एंड आई होप कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा, यू विल बी एबल टू आंसर इट। बच्चों, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जिसका मीनिंग एंड कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें हमें ये सीखना है कि जब भी कोई मार्केटियर ये डिसाइड करता है कि उसको शॉर्ट चैनल यूज करना है या लॉन्ग चैनल यूज करना है, डायरेक्ट चैनल यूज करना है या इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है, तो उसको क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखनी होंगी, कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करके वो फाइनली डिसीजन लेगा टू चूज द बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो आई होप वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, क्योंकि वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं सीबीएसई के प्रिपरेशन के टाइम। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए, या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ कनेक्ट टू कॉमर्स पर, ताकि आगे का सफर जो है वो हम आसानी से तय करें, जैसे हमने सीबीएसई का सफर तय किया था।
सबसे पहले तो बच्चों, जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो सारे फैक्टर्स हैं, टोटल 10 फैक्टर्स हैं जो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो उनको मैंने पहले 4 कैटेगरीज में लिख दिया है, फिर उन फैक्टर्स के नाम लिख दिए हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट के निशान, तो कहां पर शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल यूज करना है वो मैंने लिख दिया है, और कहां पर लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है वो भी मैंने लिख दिया है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में लॉन्ग चैनल यूज किया जाएगा या शॉर्ट चैनल यूज किया जाएगा, या डायरेक्ट चैनल यूज किया जाएगा और इनडायरेक्ट चैनल यूज किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपने पास एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप 4 कॉलम्स बना लीजिए। एक कॉलम में कैटेगरी ऑफ द फैक्टर्स, एक कॉलम में नेम ऑफ द फैक्टर्स, एक कॉलम में शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल कहां कहां यूज करेंगे, और एक कॉलम में लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल हम कहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो एक एक करके आप सारे फैक्टर्स समझ लेते हैं। सबसे पहले 4 प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर 2 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर 3 यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर 4 पेरिशेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल नेचर का है या बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ज्यादातर बहुत बल्कि होते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए लंबा चैनल इस्तेमाल करना सूटेबल नहीं है। तो एक्सपेंसिव और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी जो है वो शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर नेचर का हो और नॉन एक्सपेंसिव हो तो कंपनी लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो बल्कि नहीं होते हैं, मिडिलमैन इन्वॉल्व करके उनको फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए जो लॉन्ग चैनल है वो भी सूटेबल रहता है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ती है, कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है, तो वहां पर लॉन्ग चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए वहां पर शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर प्रोडक्ट सिंपल हो, नॉन कॉम्प्लेक्स हो, तो लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोडक्ट की अगर यूनिट वैल्यू की बात करें, प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू अगर हाई होती है तो चैनल शॉर्ट यूज किया जाता है, और वैल्यू लो होती है तो बड़ा चैनल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा पेरिशेबिलिटी की बात करें तो जो प्रोडक्ट्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, अगर लंबा चैनल यूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे रास्ते में ही, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो शॉर्ट चैनल यूज किया जाता है, और नॉन पेरिशेबल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स को समराइज करें तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी यूनिट वैल्यू हाई होती है, और जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर डायरेक्ट और स्मॉल चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी यूनिट वैल्यू कम होती है, और जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स पर। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो 3 फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ द बायर्स, साइज ऑफ द ऑर्डर एंड ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। यहां पर भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर लिमिटेड बायर्स होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट चैनल और डायरेक्ट चैनल यूज किया जाता है क्योंकि उनके लिए मिडिलमैन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ बायर्स लार्ज होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए मिडिलमैन की जरूरत पड़ जाती है, तो लॉन्ग चैनल या इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा साइज ऑफ द ऑर्डर, अगर बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर है तो उसके लिए लंबा चैनल इस्तेमाल करना सही नहीं है, उसके लिए छोटा चैनल और डायरेक्ट चैनल जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ऑर्डर साइज स्मॉल है, उसकी क्वांटिटी कम है, तो वो मिडिलमैन के थ्रू भी बेची जा सकती है, और उसके लिए हम लॉन्ग चैनल या इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो अगर बायर्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, किसी एक या 2 जगह पर ही हमें सप्लाईज करनी है, तो हम डायरेक्ट सप्लाईज कर सकते हैं और स्मॉल चैनल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे बायर्स जो हैं वो वाइडली स्कैटर्ड हैं, उन तक पहुंचना हमारे लिए डायरेक्टली बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उस केस में कंपनी जो है वो लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करती है।
तो अगर मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स को समराइज करें तो जब नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं, साइज ऑफ द ऑर्डर बहुत बड़ा होता है और मार्केट कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बायर्स ज्यादा हैं और वाइडली स्कैटर्ड है और साइज ऑफ द ऑर्डर जो है वो स्मॉल है, उस केस में लॉन्ग चैनल प्रेफर किया जाता है। Let's move on to the third category of the factors, that is company related factors, जिसमें हमें दो important factors understand करने हैं, financial strength of the company and degree of control desired by the company। अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो कंपनी डायरेक्ट और शॉर्ट चैनल जो है वो अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि इस तरह के चैनल के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हैं अपने रिटेल आउटलेट्स बनाने के लिए। लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने रिटेल आउटलेट्स बना सके, अपने स्टॉक हाउसेस खुद से मेंटेन कर सके, तो उसे मिडिलमैन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है और उसको लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती, वो पूरी मार्केट पे अपना होल्ड रखना चाहती हैं। तो अगर एक मैनेजमेंट है जो ग्रेटर कंट्रोल चाहती है तो उस केस में वो डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट को कोई परेशानी नहीं है कंट्रोल लूज करने में, मिडिलमैन को वो इन्वॉल्व कर सकती है, तो उस केस में वो मिडिलमैन को इन्वॉल्व करके लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में बच्चों क्या देखा जाता है कि कभी कभी तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम वही चैनल अडॉप्ट कर लें जो हमारे कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही बेटर चैनल है और उसी की वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंपनी ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है। वो ये स्टडी करती है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन सा चैनल अडॉप्ट कर रहे हैं और डिसाइड करती है कि हम ये चैनल अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम दूसरा चैनल अडॉप्ट करेंगे। So sometimes the firm uses the same channel used by the competitors, but sometimes the firm avoids the channel that is used by the competitor. So as far as the competition is concerned, firm को ये देखना पड़ता है कि उसके लिए क्या बेहतर है, सेम चैनल यूज करना बेहतर है जो कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं या डिफरेंट चैनल यूज करना बेहतर है जो कॉम्पिटिटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये कंपनी अपने कंपटीशन के लेवल को देखते हुए और सर्कमस्टांस को देखते हुए डिसाइड करेगी वेदर इट हैज टू अडॉप्ट द लॉन्ग चैनल और द शॉर्ट चैनल। टेबल और चार्ट को देखकर एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स की यूनिट वैल्यू हाई होती है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जहां बायर्स की क्वांटिटी स्मॉल होती है, जहां साइज ऑफ द ऑर्डर लार्ज होता है, जहां पर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन बायर्स की कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है और कंपनी को ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है। तो इन सभी सर्कमस्टांसेस में कंपनी शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। ऑन द अदर हैंड अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यूनिट वैल्यू कम है, जो नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं, जहां बायर्स ज्यादा हैं, साइज ऑफ द ऑर्डर स्मॉल है और बायर्स वाइडली स्कैटर्ड हैं, जहां कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, जहां उन्हें डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं चाहिए, इन सारी सर्कमस्टांसेस में कंपनी लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। सो आई होप बच्चों इस पर्टिकुलर टेबल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप याद भी रख पाएंगे कि कौन सी सर्कमस्टांसेस में डायरेक्ट चैनल सूटेबल होता है और कौन सी सर्कमस्टांसेस में इनडायरेक्ट चैनल कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए। अब इन फैक्टर्स को समझने के बाद एक बार देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की या प्लेस मिक्स की फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द कस्टमर्स। यहां मैंने पॉइंट्स लिख लिए, बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, हमें पता ही है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपोनेंट है वो मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है। अभी हमने इतनी देर तक यही बात की, डायरेक्ट चैनल की बात की, इनडायरेक्ट चैनल की बात की, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट पॉसिबल होता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से जो है वो प्लेस यूटिलिटी ऐड होती है। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से क्या फायदा होता है कंपनी को कि कंपनी इफेक्टिवली मतलब सही टाइम पे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है टू द कस्टमर्स और सही कॉस्ट पे भी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है टू द कस्टमर्स।
उसके अलावा कंपनी जब सही डिसीजन ले पाती है रिगार्डिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाती है और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाती है। And by adopting the right channel of distribution, the company can run its business smoothly in the dynamic markets. तो ये चारों जो बेनिफिट्स हैं वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रोल हैं टू द कंपनी। उसके अलावा ये कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। वो कैसे? इट एंश्योर्स द स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स दैट द कस्टमर्स वांट्स। तो कस्टमर्स को जहां पर जिस क्वांटिटी में गुड्स चाहिए होते हैं वहां पर राइट टाइम पर अवेलेबल करवाती है कंपनी, only with the help of physical distribution component. And last but not the least, it ensures the customer satisfaction by meeting their demands. तो कस्टमर्स की जो डिमांड्स होती हैं उनको पूरा करके थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कंपनी satisfies customers and ensures the maximum satisfaction of their customers. तो ये 6 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रोल और उसके इंपॉर्टेंस से रिलेटेड याद रख लेंगे। उसमें से भी 4 रोल जो है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है और ये जो 2 रोल हैं वो कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए तैयार करने थे, जो हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। देखो बच्चों, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस होती हैं। तो पर्सनल सेलिंग भी इस तरह का प्रमोशनल टूल है जिसके एडवांटेजेस भी हैं एंड लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इसकी रोल और इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। उस रोल और इंपॉर्टेंस को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझेंगे। रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग फॉर द बिजनेसमैन, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द कस्टमर्स एंड रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द सोसाइटी। पर्सनल सेलिंग में होता क्या है कि सेल्स पर्सन डोर टू डोर जाकर पर्सनली किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बायर्स को कन्विंस करते हैं, उन प्रोडक्ट और सर्विसेज की यूटिलिटीज बताते हैं और ऑन द स्पॉट सेल्स करते हैं। तो जो मेन बेसिक फीचर है ना पर्सनल सेलिंग का, वो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो किसी और प्रमोशनल टूल में नहीं है। तो इसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन और स्पेशल यूनिक फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग की वजह से ना तो सिर्फ बिजनेसमैन को ही फायदा होता है बल्कि कस्टमर ऑल्सो गेट्स बेनिफिटेड और सोसाइटी एट लार्ज को क्या फायदा होता है यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एक बिजनेसमैन को क्या क्या फायदे होते हैं पर्सनल सेलिंग से। It is one of the effective promotional tool. It is a flexible tool. It gets the customer's attention. It gets the lasting relationship with the customers. It's very useful at the introductory stage. It creates a personal rapport with the customers, and the salesperson play the 3 important roles: informative, persuasive and service roles, which helps in increasing the sales. तो पर्सनल सेलिंग को इफेक्टिव प्रमोशनल टूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है कस्टमर्स के साथ और डायरेक्टली सेल्स पर्सन कस्टमर्स को कन्विंस करता है दैट व्हाई दे शुड बाय द प्रोडक्ट। तो वेरी इफेक्टिव ऑन द स्पॉट सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल सेलिंग की वजह से ही पॉसिबल होती है। जो दूसरे टूल्स ऑफ प्रमोशन हैं जैसे एडवर्टीजमेंट्स हैं, सेल प्रमोशन टेक्निक्स हैं, उसमें ऑन द स्पॉट सेल्स पॉसिबल नहीं होती, उसमें लंबा टाइम लगता है फॉर द सेल्स टू टेक प्लेस। लेकिन यहां पर इमीडिएट सेल्स होती हैं, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज द इफेक्टिव टूल ऑफ प्रमोशन। उसके अलावा फ्लेक्सिबल टूल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर सेल्स पर्सन क्या करता है, चेंजेस कर लेता है। सपोज हमारे घर पर कोई सेल्स पर्सन आए और वो नंबर ऑफ मेंबर्स हमसे पूछे, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसने डेमोन्स्ट्रेट करा, फिर उसको हमने कुछ इंफॉर्मेशंस दी, तो उसने क्या करा, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से हमें बताया कि कितनी क्वांटिटी हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी। या फिर अगर उसके पास कुछ ऑफर्स है, लेकिन अगर वो देख रहा है कि सामने वाला जो बायर है उस पर्टिकुलर ऑफर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके पास ये पावर्स होती है, कंपनी उसे पावर्स देती है कि वो उस ऑफर में कुछ चेंजेस भी कर सके। तो वो देखता है कि सामने वाला जो है वो किस तरह के ऑफर से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा और वो उसी हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनल सेलिंग जो है वो फ्लेक्सिबल टूल है जिसमें सेल्स पर्सन आसानी से कम्युनिकेशन को अपनी फ्लेक्सिबल बना लेते हैं और जिससे सेल्स भी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है।
फिर अगर कस्टमर अटेंशन की हम बात करें तो ये कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जैसे मैंने अभी बताया कि एडवर्टाइजिंग है या सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है या पब्लिक रिलेशंस है, उसमें कस्टमर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो होता नहीं है, तो कस्टमर एडवर्टीजमेंट पे ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है ये पता नहीं चलता दूसरे टूल ऑफ प्रमोशन में। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्योंकि सेल्स पर्सन बिल्कुल आमने सामने है कस्टमर के, तो अगर वो देखता है कि कस्टमर का अटेंशन कहीं और चला गया तो इमीडिएटली वो क्या करता है, उसकी अटेंशन वापस लाने की, ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो पर्सनल सेलिंग ही सिर्फ एक ऐसा टूल है जहां पे कस्टमर की अटेंशन, उसकी डिस्ट्रैक्शन सब कुछ सेल्स पर्सन को पता लग जाती है और उसी हिसाब से वो जल्दी से इस तरह से कम्युनिकेट करता है कि वापस से वो कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। फिर उसके बाद लास्टिंग रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश होते हैं, जब कोई सेल्स पर्सन सेल्स एग्जीक्यूट करता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल से आप कन्विंस हैं और आपको उसके ऊपर एक फेथ डेवलप हो गया कि ये सही क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, तो आप उसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी वो आके आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दे। और खासतौर से सर्विसेज के केस में ऐसा होता है, जैसे कोई पार्लर सर्विसेज के बारे में आपको इन्फॉर्म करने आए या आसपास कोई टेलरिंग सर्विसेज हैं या एसी रिपेयर्स या रेफ्रिजरेटर रिपेयर सर्विसेज हैं, उसके बारे में किसी सेल्स पर्सन ने आपको बताया, तो अगर आपने उससे वो सर्विसेज ले ली और आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाई हो गए तो आप बार बार उसकी सर्विसेज को हायर करेंगे। और इसी वजह से कहा जाता है कि पर्सनल सेलिंग से एक लास्टिंग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाता है सेल्स पर्सन और कस्टमर्स के बीच में, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट और रोल जो है वो पर्सनल सेलिंग का है इंट्रोडक्टरी स्टेज में, क्योंकि जब कोई भी कंपनी नया नया काम शुरू करती है, नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करती है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको ये पता नहीं लगता है कि एक्चुअली क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच गई या नहीं पहुंच गई। बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है लेकिन फिर भी फीडबैक नहीं मिलता। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में तो आपको बहुत कन्विंसिंग एबिलिटीज चाहिए कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए कि ये प्रोडक्ट किस तरह से उनके आगे काम में आने वाला है। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे दूसरे प्रमोशनल टूल्स तो बिल्कुल इतने काम नहीं आते हैं जितना कि पर्सनल सेलिंग काम आता है। अगेन रीजन वही है क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है विद द कस्टमर्स, जिससे कि कन्विंसिंग जो है वो आसान हो जाती है बाय वन टू वन कम्युनिकेशन। और इसी वन टू वन कम्युनिकेशन की वजह से पर्सनल रेपो बन जाता है सेल्स पर्सन के साथ, कंपनी के साथ, और कस्टमर बार बार उसी सेल्स पर्सन या उसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अवेल करना पसंद करता है। और जब सेल्स पर्सन किसी भी कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो तीन तरह के रोल्स एक साथ प्ले करता है। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है, दैट इज इंफॉर्मेटिव रोल। फिर उसके बाद कन्विंस भी करता है कि ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से किस तरह से बेहतर है, तो वो परसुएसिव रोल हो गया। और सर्विस रोल, वो उसके बाद ये भी कहता है कि अगर इस प्रोडक्ट और सर्विस के इस्तेमाल में आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो ही विल बी अवेलेबल। तो इस तरह से 3 डिफरेंट रोल्स प्ले करके सेल्स पर्सन कंपनी की सेल्स को बढ़ाते हैं, जिससे किसको फायदा होता है, बिजनेसमैन को फायदा होता है। कस्टमर्स को क्या फायदा हो सकता है पर्सनल सेलिंग से, कि कस्टमर को अपनी एग्जैक्ट नीड्स एंड वांट्स पता लग जाती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे देख लेते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं है लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। लेकिन पर्सनल सेलिंग में जब एक सेल्स पर्सन आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बताता है जो शायद आपने पहले उसके बारे में नहीं सुना, तो आप आसानी से कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो आपकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो एक कस्टमर अपनी एक्चुअल नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्स पर्सन। उसके अलावा उसको जो भी मार्केट इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशंस होती हैं, कोई प्रोडक्ट में नई वैरायटी होती है, कोई नया फीचर होता है, कुछ और उसमें यूटिलिटी आइटम कोई ऐड की गई होती है, या जो सर्विसेज के साथ कुछ ऑफर्स होते हैं, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन सेल्स पर्सन देता है। तो कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो कस्टमर्स तक पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग। और जो सेल्स पर्सन होते हैं उनमें इतनी क्वालिटीज होती हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो
तो वो एक्सपर्ट एडवाइस भी देते हैं कस्टमर्स को कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, इसकी केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वे इंश्योर करते हैं दैट दे आर गोइंग टू बी अवेलेबल। तो कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस ही नहीं मिल रहा है, कस्टमर को एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल रही है थ्रू सेल्स पर्सन। और जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू दीज सेल्स पर्सन वो परचेज कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं या अवेल कर रहे हैं, उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो ऑफर करें जिसको आप पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और आपको कुछ परेशानी आ रही थी, लेकिन अब उसके इस्तेमाल से आपकी लाइफ में कुछ कंफर्ट ऐड हो गया और कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका इंप्रूव हो गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल्स पर्सन के थ्रू जो नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप यूज करते हैं उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ सकता है और इंप्रूव हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोसाइटी को क्या क्या फायदा होता है ओवरऑल। यहां पर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पर्सनल सेलिंग से पॉसिबल है। हालांकि और प्रमोशनल टूल से भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ पर्सनल सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल होती है? इट कन्वर्ट्स द लेटेस्ट डिमांड इनटू द इफेक्टिव डिमांड। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल ऑन द स्पॉट की बात है कि ऑन द स्पॉट सेल्स जो है वो पॉसिबल होती हैं। तो जैसे ही डिमांड क्रिएट होती है वैसे ही सेल एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जैसे ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट होती है थ्रू पर्सनल सेलिंग, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी अदर एक्टिविटीज हैं वो भी इमीडिएटली अफेक्ट होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पर्सनल सेलिंग है वो इमीडिएट लेटेस्ट डिमांड को इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करती है बाय मेकिंग ऑन द स्पॉट सेल्स। फिर उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है कि इतने सारे सेल्स पर्सन जो है किसी भी कंपनी को जब चाहिए होते हैं टू मेक द डोर टू डोर सेल्स, तो उसके लिए जो लार्ज वर्कफोर्स चाहिए होती है, सो दीज पीपल ओनली विद अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती हैं, कन्विंसिंग पावर्स चाहिए होती है, एक अच्छी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस तरह के यूथ को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाती हैं व्हेन द कंपनी एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फोर्स। और इसको बहुत सारे लोग अब एक करियर अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में भी देख रहे हैं। मेन एंड विमेन बहुत सारे जो कि किसी और दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वॉल्व नहीं है, उनको लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप डोर टू डोर जाकर लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे और वो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। तो लोग सेल्स पर्सन्स को एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज अब कंसिडर करने लगे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत सारे सेल्स पर्सन एम्प्लॉय करती हैं और इस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत सारे मेन एंड विमेन को प्रोवाइड करती हैं। और क्योंकि पर्सनल सेलिंग में डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो जो सेल्स पर्सन होते हैं कभी तो वो लोकल एरियाज में सेल करते हैं, कभी वो दूसरे टाउन एंड सिटीज में जाते हैं, कभी दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं। और अगर इंटरनेशनल बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो बहुत सारे सेल्स पर्सन जो हैं वो इंटरनेशनल विजिट्स भी करते हैं। तो इसीलिए पर्सनल सेलिंग से ट्रेवल एंड टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि पर्सनल सेलिंग में क्योंकि सेल्स पर्सन डोर टू डोर जाते हैं और वो एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी जो होती है कंजम्पशन पैटर्न में, वो क्रिएट होती है सोसाइटी में। अगर हम कोई प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट देख के खरीदें और उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हो तो डेफिनेटली उसको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्योंकि पर्सनल सेलिंग में बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेट करके सेल्स पर्सन आपको एक एक चीज के बारे में अच्छे से बताते हैं, तो जो कंजम्पशन पैटर्न होता है ना वो भी बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि सेल्स पर्सन हर एक को यही बात बताते हैं कि इसको किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। तो कंजम्पशन पैटर्न सेम होने से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है उसका वेस्टेज, स्पॉइलेज, ये सब चेक हो जाता है। अच्छे से पता लग जाता है कस्टमर को कि किस तरह से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, मेंटेन करना है, और सब एक ही तरह से उस प्रोडक्ट और सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज जो है वो चेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन द कंजम्पशन पैटर्न। तो बच्चों हमने देखा कि पर्सनल सेलिंग जो है वो ना सिर्फ बिजनेसमैन के लिए एक बेनिफिशियल टूल है, बल्कि कस्टमर्स को भी दूसरे प्रमोशनल मेथड जो कंपनीज यूज करती हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा फायदा होता है।
इफ द सेल्स टेक्स प्लेस बाय पर्सनल सेलिंग, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके, यूनिफॉर्मिटी इन द कंजम्पशन पैटर्न एस्टैब्लिश करके, डिमांड को इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करके पर्सनल सेलिंग जो है वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सनल सेलिंग के अलावा एडवर्टाइजिंग बहुत ही ट्रेडिशनल और मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ प्रमोशन है, जिसकी डेफिनेशन एंड फीचर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इससे रिलेटेड करना है, बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट आर सर्टेन ऑब्जेक्शंस दैट आर रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग एज अ टूल ऑफ प्रमोशन। सबसे पहले रोल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल रोल है कि एडवर्टीजमेंट से लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा जा सकता है। कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की लिमिटेशन नहीं होती है। अगर आपने किसी भी न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, जो न्यूज़पेपर ऑल ओवर द कंट्री जो है वो उसके सब्सक्राइबर्स है, खरीदा जाता है, तो एक ऐड देने से पूरी कंट्री के लोगों तक आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बी कॉन्टैक्टेड विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टीजमेंट। क्योंकि जैसे हमने पर्सनल सेलिंग में देखा कि एक लार्ज सेल्स फोर्स जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो आप पर्सनल सेलिंग से रीच नहीं कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट ही सिर्फ एक ऐसा सोर्स ऑफ प्रमोशन है जिसके थ्रू आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को अप्रोच कर सकते हैं और रीच कर सकते हैं। चाहे आप कोई सा भी मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट यूज करें, रेडियो पे एडवर्टीजमेंट दें, वो भी लाखों लोग एक बार में सुन सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दें, वो भी लाखों लोगों के पास पहुंच जाएगा, या आप टीवी, मैगजीन या सोशल मीडिया, कोई भी एक प्लेटफॉर्म यूज करें, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो एडवर्टीजमेंट प्ले करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट एडवर्टीजमेंट का क्या है कि इससे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। फिर उसके बाद इसकी जो एक इंपॉर्टेंट फीचर बताया, एक्सप्रेसिवनेस और क्रिएटिविटी। इतने क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, कई बार आप देखते हैं कि कोई कोई एडवर्टीजमेंट तो इतना अच्छा लगता है सुनने में भी, देखने में भी, ऐसी लैंग्वेज, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें यूज की जाती हैं, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है, कुछ ऐसे मनपसंद लोगों को ले लिया जाता है उन एडवर्टीजमेंट में कि ओवरऑल वो बहुत ही क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव दिखने लगता है और आप ना चाहकर भी कन्विंस हो जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो एक्सप्रेसिवनेस और क्रिएटिविटी को एनहेंस करने का एक मीडियम है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो एडवर्टीजमेंट सेक्टर में काम करके अपनी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेसिवनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को इकोनॉमिकल प्रमोशनल टूल भी कहा गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो बहुत खर्चा होता है, टीवी पे ऐड देने में खर्चा होता है, रेडियो पे भी खर्चा होता है, न्यूज़पेपर में भी ऐड दो तो खर्चा होता है, लेकिन एक्चुअली वो खर्चा जो है जब वो स्प्रेड हो जाता है towards the various links of communication that are created through this advertisement, तो जो पर यूनिट कॉस्ट होता है हर एक लिंक ऑफ कम्युनिकेशन का, वो कम हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि इससे मास रीच पॉसिबल है, तो जब एडवर्टीजमेंट की वजह से सेल्स बढ़ जाती हैं तो उससे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो भी कम हो जाता है, और एडवर्टीजमेंट्स की वजह से जितने लिंक्स क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन के, तो हर एक लिंक का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए एक्सपेंसिव नहीं बल्कि इसको इकोनॉमिकल टूल ऑफ प्रमोशन जो है वो माना जाता है। फिर उसके बाद दे रखा है कि कॉन्फिडेंस और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बढ़ जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल सा रोल है, क्योंकि आप अपने ऊपर रख के देखिए कि अगर आप मार्केट में जाएं, मान लीजिए आपको कोई वॉशिंग मशीन खरीदनी है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो अगर वहां पर जो भी शॉप ओनर है या जो भी सेल्स पर्सन है वो आपसे कहे कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीद लीजिए, ये 35,000 रुपए का है, और उसी के कंपैरिजन में वो आपको LG का या सैमसंग का रेफ्रिजरेटर दिखाए जो कि 35,000 या 30,000 में है, तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप ऑलरेडी एड देख चुके हैं ना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने में आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। कोई प्रोडक्ट कितनी भी क्वालिटी का अच्छा ना हो, लेकिन अगर आपने उसका पहले नाम नहीं सुना ना, तो उसको खरीदने में आप हिचकिचाएंगे, वहां पे आपका कंफर्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लो होगा। तो यही बात मानी जाती है कि एडवर्टीजमेंट देने से जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कस्टमर्स तक, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस
और उनका जो कंफर्ट लेवल है वो दोनों बढ़ जाते हैं. सो दिस इज द रोल दैट एडवर्टीजमेंट प्लेज, दैट इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस एंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिटिसिज्म्स और ऑब्जेक्शंस की जो कि एडवर्टीजमेंट्स के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं. वो क्या है? सबसे पहले यह है कि एडवर्टीजमेंट से जो नीड्स है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब अननेसेसरी नीड्स एंड वांट्स क्रिएट हो जाती हैं. एडवर्टीजमेंट देख के लोग इस तरह की चीजों को भी डिमांड करना शुरू कर देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती है. वो प्रोवोक हो जाते हैं उन चीजों को भी खरीदने के लिए जो उनकी जरूरत की नहीं होती हैं. तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स के साथ ये क्रिटिसिज्म जुड़ा हुआ है दैट इट मल्टीप्लाइज द नीड्स, इट क्रिएट्स अननेसेसरी नीड्स एंड द वांट्स. उसके अलावा ये कहा जाता है कि एडवर्टीजमेंट में ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे देखते हैं कि जब हम उसके एडवर्टीजमेंट को देख के प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि इसमें ज्यादातर बातें जो है वो झूठ बोली गई हैं. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं. मैं किसी खास प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगी, ये बात आपको खुद भी पता है कि जो चीज एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं एक्चुअली उस चीज से उतना फायदा नहीं होता जितना उस एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है. तो बहुत कॉशियस होकर हमें एक कॉशियस कस्टमर की तरह एक्ट करना चाहिए ताकि हम बार बार धोखा ना खाएं बिकॉज ऑफ दीज एडवर्टीजमेंट्स. उसके अलावा ये कहा जाता है कि एडवर्टीजमेंट से कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट में खर्चा करता है मार्केटियर वो पैसा एक्चुअली वो लेता किससे है? वो सारा पैसा जो है इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स. तो जो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज किए जाते हैं उनके प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है मार्केटियर जो है वो कस्टमर से ही चार्ज करता है. उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एडवर्टीजमेंट से जो इंफीरियर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो सभी तरह के प्रोडक्ट्स का किया जाता है. क्वालिटी तो जब पता चलती है ना जब हम उसको खरीदते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं. तो प्रोडक्ट इंफीरियर है या सुपीरियर है ये हमें एडवर्टीजमेंट देख के पता नहीं लगता है. तो ये क्रिटिसिज्म है एडवर्टीजमेंट का कि चाहे वो इंफीरियर प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो, एडवर्टीजमेंट में उन्हें अच्छा दिखाकर इंफीरियर प्रोडक्ट्स की डिमांड को भी एडवर्टीजमेंट्स बढ़ा देते हैं. फिर ये कहा जाता है कि एडवर्टीजमेंट से सिर्फ डिमांड शिफ्ट होती है, बढ़ती नहीं है. क्योंकि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रही हूँ और उस प्रोडक्ट को मैं एक महीने में 12 यूनिट खरीदती हूँ तो मैंने किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करना छोड़ दिया और एडवर्टीजमेंट देख के दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया. तो उससे क्या हुआ कि डिमांड सिर्फ शिफ्ट हो गई, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है. सो दिस इज द क्रिटिसिज्म दैट एडवर्टीजमेंट जो है वो सिर्फ डिमांड को शिफ्ट करता है, डिमांड को बढ़ाने में काम नहीं आता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि एडवर्टीजमेंट से मोनोपोली क्रिएट होती है. जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में बहुत खर्चा कर रही हैं ऑलरेडी, वो और ज्यादा सेल्स अपनी बढ़ा पाती हैं एडवर्टीजमेंट्स देकर. तो वही कंपनीज जो हैं वो और प्रॉफिटेबल होती जाती है और जो छोटी कंपनीज हैं जो एडवर्टीजमेंट में ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाती उनकी सेल्स भी नहीं बढ़ पाती. तो एडवर्टीजमेंट जो है वो इनडायरेक्टली मोनोपोली क्रिएट करता है. तो ये सारे क्रिटिसिज्म्स हैं एडवर्टीजमेंट से जुड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमोशनल टूल है और बहुत सदियों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं मार्केटियर. तो ये सारे क्रिटिसिज्म जो है वो सबसाइड किए जा सकते हैं with the role and the advantages that advertisement plays as a tool of promotion. बच्चों प्रमोशन मिक्स में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उसका रोल एंड बेनिफिट और एडवर्टीजमेंट से क्या क्या क्रिटिसिज्म जुड़े हुए हैं ये हमने प्रिपेयर कर लिए हैं जो कि सीयूईटी के सिलेबस का पार्ट थे. तो अब हमारा चैप्टर मार्केटिंग कंप्लीट हो गया. सीयूईटी के सिलेबस में अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा है, entrepreneurship development, that we shall cover up next time. So see you next time. Till then, goodbye, stay healthy and connected.